तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। सो इन टुडेज वीडियो वी विल कवर अबाउट अ पर्सन। सो एज आई हैव सेड दैट इन टुडे वीडियो वी विल कवर अबाउट अ पर्सन. So that means that we will not cover about any organization. If you are thinking that it is a CEO of an organization, so that's also not true. We are not discussing here about on any organization, on any government bill, on any minister, on any sports person, on any actor, on any actress, nothing. We are discussing about Prashant Kishore, a poll strategist. So who is a poll strategist? Those who make strategies for the polls. What are polls? What is poll? Poll means elections. इलेक्शन के लिए स्ट्रेटजी बनाने वाले को पोल स्ट्रेटजिस्ट बोलते हैं. सो द टॉप पोल स्ट्रेटजिस्ट ऑफ द इंडिया इज प्रशांत किशोर टुडे. आज इंडिया में जो टॉप पोल स्ट्रेटजिस्ट है वो है प्रशांत किशोर. तो प्रशांत किशोर की क्या स्ट्रेटजीज हैं वो आज इसमें हम जानेंगे, और क्या उन्होंने अभी रिसेंट एक इंटरव्यू दिया है उसमें क्या उन्होंने बताया है बात. सबसे पहले हम लेट्स हैव सम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रशांत किशोर. सो ही इज 44 ईयर ओल्ड. So he is a former UN public health specialist. So from this you get to know that his profession was different, but he jumped into an entirely different profession. He was in the health sector, now he comes into electoral sector. From 2010 he became a poll strategist when he met then CM of Gujarat, who is now the PM of India, CM Modi, Narendra Modi. So he met Modi and decided to work for BJP in the polls and to derive the strategies for them. He derived the strategies for them in 2012 Gujarat Vidhan Sabha elections, and the BJP eventually won that elections. So overwhelmed by that, BJP decided to keep Prashant Kishore in their hands or in their side for the 2014 general elections, and handed them the responsibility to design the electoral strategy for BJP in 2014 general elections. He designed a marvelous political poll strategy which saw that the BJP won the general elections by a landslide victory, and the CM Modi of Gujarat eventually became PM Modi of India. So what led to the BJP know the importance of Prashant Kishore? Prashant Kishore was a very wise man. एक बहुत बुद्धिमान आदमी थे, और ये बीजेपी समझ चुकी थी जब वो 2010 में पीएम मोदी से मिले, जब मोदी जी समझ चुके थे. इसलिए उन्होंने इनकरेज किया प्रशांत किशोर को इस फील्ड में आने के लिए, और जैसे ही वो इस फील्ड में आए बीजेपी ने उनको सबसे पहले अपने यहाँ पे रख लिया. 2014 के बाद से वहाँ पे उनको वहाँ पोल स्ट्रेटजिस्ट का हेड बना दिया गया. एक एसोसिएशन भी बनाया गया IPAC, IPAC, उसका भी उनको हेड बना दिया गया बीजेपी ने. लेकिन कुछ दूरियों की वजह से दे बोथ पार्टेड वेज. बीजेपी एंड प्रशांत किशोर पार्टेड वेज. सो आफ्टर द पार्टिंग वेज ही वर्कड फॉर कांग्रेस इन 2017 यूपी इलेक्शंस. ही वर्कड फॉर कांग्रेस बट द पार्टी लूज. तो वहाँ पर यूपी में उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन उनकी पोल स्ट्रेटजी उस समय चल नहीं पाई और कांग्रेस वहाँ पे हार गई. तो आपको लग रहा होगा कि ये 50% स्ट्राइक रेट हुआ प्रशांत किशोर का. बीजेपी को जितवाया 2 इलेक्शंस में, एक में कांग्रेस को हरवा दिया. तो बीजेपी की इसमें महानता है. बीजेपी की महानता क्या है? बीजेपी की इसमें उनकी पार्टी का महत्व है ना. कांग्रेस उसमें प्रशांत किशोर ने क्या किया? जी नहीं. तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए. यू शुड हैव नोन दैट द फ्रॉम द टिल डेट फ्रॉम द 9 पोल स्ट्रेटजीज ही हैज मेड फॉर डिफरेंट पार्टीज. अभी तक उन्होंने 9 पोल स्ट्रेटजीज बनाई है. 8 रिजल्टेड इन विक्ट्री. 8 में वो पार्टी जीती है जिस पार्टी के लिए प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटजी बनाई थी. वो एक इलेक्शंस में जो वो पार्टी हारी है, वो जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया,
2017 कांग्रेस में 2017 कांग्रेस जो हारी थी यूपी इलेक्शंस। अब हम बात करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट दी who is Prashant Kishore. Now we will talk about why this video has been made. What? So in a recent development, Prashant Kishore tweeted that no one has divine right to become the leader of the opposition. मतलब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं, चाहे कांग्रेस जो गांधी होती हैं, वो अपने आप को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में ऑपोजिशन की। लेकिन अभी तक तो कांग्रेस की जो डिक्लाइन है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों में 90% इलेक्शन हार चुके हैं, 7-8 सालों में जितना उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, तो इसलिए कांग्रेस एकदम डिक्लाइन पर है। और इसलिए कांग्रेस के नेता को लीडर ऑफ द अपोजिशन मानना एक भूल होगी, उन्होंने कहा था। पर उन्होंने ये भी कहा अपने इंटरव्यू में कि नहीं, पर कांग्रेस के बिना अपोजिशन की कल्पना करना उचित नहीं है, सही नहीं। सो कैसा इंटरव्यू था उनका? सो किसको इंटरव्यू दिया गया? तो ही गेव द इंटरव्यू टू इंडिया टुडे, लीडिंग ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है इंडिया टुडे, उनको इंटरव्यू दिया, मैगजीन्स भी आती है उसकी इंडिया टुडे। उसमें उन्होंने कहा था, बताया उन्होंने कि व्हाट इज द ब्लूप्रिंट फॉर अपोजिशन पार्टीज टू काउंटर बीजेपी। तो बीजेपी को काउंटर करने के लिए तो आजकल वो ऐसी पार्टी के साथ काम करते हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो बीजेपी को काउंटर करती हैं और उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाती हैं। जैसे कि अभी रिसेंट स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई जो सक्सेसफुल रही टीएमसी के लिए। कहाँ पे बनाई उन्होंने? वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे ममता बनर्जी हिस्टोरिकली री इलेक्टेड एज सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर द थर्ड स्ट्रेट टर्म डिस्पाइट ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी एंड वेरियस फैक्टर्स, बट ही इलेक्टेड ऑल्दो सी लॉसेस। मतलब उनकी पार्टी जीत गई लेकिन वो हार गई अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लेकिन देन ही अगेन elected, then she again been re-elected इन द बाई इलेक्शंस। तो बाई इलेक्शन में फिर से इलेक्ट हो गई हैं वो, तो वो मतलब अब सीएम बनी रह सकती हैं। लेकिन वो जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वो हार गई थी, शुभेंदु अधिकारी से वो हारी थी, जो पहले टीएमसी में थे, और टीएमसी ममता बनर्जी के दाएं हाथ माने जाते थे, यानी वेरी क्लोज टू ममता बनर्जी, बट ही पार्टेड वेज विथ हर। तो ठीक है, वो हम उस बारे में फिर कभी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट लेटर। So in the recent interview, he stated that what we should be and what is the blueprint for the opposition parties to counter BJP. So he talked about many points. He talked about Indian National Congress, because Congress is the main opposition party to be counter BJP. He also talked about TMC. He also talked about various other parties. But in his interview, majority he talked about Indian National Congress, and some part of it he talked about TMC, Trinamool Congress. So we will not analyze the question and answers, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, पर हम क्वेश्चन आंसर एनालाइज नहीं करेंगे। तो उनके जितने भी आंसर्स थे, so we will analyze those answers and take some key points from Prashant Kishore's points of view mixed with my point of view, and then I will represent a detailed analysis in front of you. So let's start. So in his interview, he told that the BJP currently has 35% to 40%. I have written 37%, but in the interview it is 40%. 35% to 40% votes that BJP has. Okay. So how many percentage of people are remaining? 60% votes there is remaining. And out of those 60%, 19% is covered by INC, Indian National Congress. So how many are remaining? So इधर यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 19, 59, तो 41% वोट शेयर इज रिमेनिंग। आउट ऑफ दोज 41%, these 41% are distributed evenly to some allies of NDA, to some allies of UPA, और मेजोरिटी ऑफ इट, तो उस 41% में से 20 से 25% तो जो थर्ड फ्रंट की पार्टी थे, जो ना NDA में है ना UPA में है, उनमें आ जाती है, उनको बढ़ जाती है। So if Congress wants to challenge BJP, so Congress को they should have to acquire the 20% more votes there from the remaining 41%. So if they require another 20% votes there, so they currently has 19%, and if they acquire another 20%, then total votes there the Congress will be 39 to 40%. So that will be the enough to challenge BJP. तो अगर बीजेपी को चैलेंज करना है तो उतना चाहिए,
क्योंकि रिसेंट ईयर्स में जहाँ जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की स्ट्रेट फाइट है, मतलब अब मैं स्ट्रेट फाइट समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, कि मान लीजिए अगर एक सीट है, वहाँ पे कांग्रेस के अलग एक सीट पे अलग अलग कैंडिडेट होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के। उस सीट पर मान लीजिए बीजेपी का एक कैंडिडेट है और उसके सामने कांग्रेस का कैंडिडेट है और सीधी फाइट है दोनों के बीच में, तो वहाँ पर बीजेपी के लोग ज़्यादा जीतते हैं। मतलब सिर्फ कांग्रेस का स्ट्राइक रेट उन सीटों पर 4% होता है। मतलब आउट ऑफ एवरी 100 सीट्स दे वन ओनली 4 सीट्स व्हेन दे स्ट्रेट कॉन्टेस्टेड विथ बीजेपी। हाँ, अगर बीजेपी नहीं होती है उसकी एनडीए की कोई और रूलिंग पार्टी होगी। जैसे समझ लेते हैं आपकी बीजेपी यूपीए की एलाई है डीएमके, तो अगर बीजेपी वर्सेस डीएमके होती है, बीजेपी का एक कैंडिडेट है और डीएमके का एक कैंडिडेट है, तो ऑब्वियसली डीएमके के कैंडिडेट के सामने कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी नहीं। क्यों नहीं उतारेगी? क्योंकि डीएमके कांग्रेस की एलाई है, तो वहाँ पे डीएमके के जीतने के चांस ज़्यादा रहते हैं बीजेपी से। लेकिन अगर वहीं पे बीजेपी के एक कैंडिडेट है और कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, तो वहाँ पर कांग्रेस के हारने के चांस ज़्यादा रहते हैं, बीजेपी के जीतने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और ये दिखाता है कि रिसेंट ईयर्स में सिर्फ 4% का स्ट्राइक रेट है, यानी आउट ऑफ एवरी 100 सीट्स दैट आर कॉन्टेस्टेड विद बीजेपी, कांग्रेस हैज ओनली 1/4। हर 100 सीटों पे सिर्फ 4 सीट जीतती है कांग्रेस, तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस के बारे में बोला है। देन ही सेड दैट द कांग्रेस नीड्स टू एम्पावर देयर लोकल लीडर्स बिकॉज लोकल लीडर्स आर द वन वही है जो किसी भी पार्टी को इलेक्शन इवेंचुअली जितवाते हैं। आप देख लें बीजेपी को, बीजेपी में 2014 में मोदी वेव था, तो 14 से 15, 16, 17 तक मतलब मोदी जी ही हर स्टेट में जितवा देते थे बीजेपी को। बट उसके बाद से क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? ऑन दो स्टेट्स वेयर बीजेपी लोकल लीडरशिप इज स्ट्रांग, तो उस स्टेट्स में तो बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती थी, सरकार भी बनाती थी। लेकिन ऑन दो स्टेट्स where BJP's local leadership is not strong and the central leadership is more focused on that, central leadership more focus में है वहाँ पर, तो वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन पुअर है, वेरी पुअर। एग्जाम्पल झारखंड में हेमंत सोरेन एक की फिगर थे, हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी हार गई। वेस्ट बंगाल टीएमसी के सामने बीजेपी हार गई। तमिलनाडु में वहाँ पे बीजेपी हार गई। तो ऐसे जो अगर यूनिफाइड फेस नहीं है, एक लोकल लीडर नहीं है, तो वहाँ पे हारते हैं। इवन कि मैंने बोला कि 2014 से लेकर 17 तक बीजेपी की वेव थी, उसमें भी 2015 में दिल्ली के इलेक्शंस में वो हार गए थे। 2015 में जो बिहार के इलेक्शंस थे वो भी वो हार गए थे नीतीश कुमार और लालू यादव की गठबंधन सरकार से। वो तो बाद में नीतीश कुमार और लालू यादव अलग अलग हो गए, तो नीतीश कुमार ने फिर जेडीयू ने स्ट्राइक्ड कोलिशन विद बीजेपी, तो बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई। लेकिन बीजेपी इवेंचुअली वो इलेक्शन हार गई थी। तो जहाँ पे भी लोकल लीडरशिप मजबूत नहीं है, क्योंकि वहाँ उस समय नीतीश कुमार और लालू यादव एक लोकल लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लोकल लीडर्स थे वहाँ के बिहार में। उस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लोकल लीडर के रूप में है दिल्ली में। पर बीजेपी के पास ना बिहार में कोई लोकल लीडर है, आज भी बीजेपी के पास बिहार में कोई लोकल लीडर नहीं है उतना प्रोमिनेंट, और ना दिल्ली में कोई लोकल लीडर है। दिल्ली में वो 2020 में भी हार गए थे, इधर भी वो फिर हार गए थे, और उसी लैंडस्लाइड लॉस था उनका। फिर अरविंद केजरीवाल जीत गए थे। हाँ, बिहार में वो जीत गए थे, तो बिहार में जीते थे। और सेकंड बिहार में उनका प्रदर्शन का मुद्दा ये था कि उन्होंने बूथ लेवल पे काम किया बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी भी उनके पास कोई लोकल लीडर उतना इंपॉर्टेंट है, इतना मजबूत लोकल लीडर नहीं है जितना नीतीश कुमार है, लालू यादव है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या उन्होंने और पॉइंट्स बताए हैं कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए अगर बीजेपी को उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू काउंटर बीजेपी को हराने के लिए सबसे 4 पॉइंट क्या क्या है, तो ही सेड दैट टू गेट द 4 लीवर्स राइट, मतलब अपने 4 स्क्रूज को आप टाइट कर लीजिए। 4 स्क्रूज मतलब 4 चीज़ें आप सही कर लीजिए, आप बीजेपी को हरा दीजिएगा। फर्स्ट इज अ फेस, एक यूनिफाइड फेस चाहिए बीजेपी के सामने, एक यूनिफाइड फेस चाहिए। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट आर कॉन्टेस्टिंग बीजेपी straight to straight are not announcing their CM candidate in Vidhan Sabha elections. So they are not announcing the CM candidate and that is costing them. Second, they lack a narrative. एक narrative चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी का narrative था गरीबी हटाओ, एक narrative। और भी बहुत VP सिंह का भी narrative था
कि मतलब जातिवाद से बढ़ के वो गरीबी हटाओ के मामले में ऐसा कोई नैरेटिव। तो जब स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है तो लोग जातिवाद से ऊपर उठ के वोट देते हैं। लेकिन जब कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं होता है तो लोग बोलते हैं कि चलो भाई कोई नहीं दो, सब तो वैसे ही है, कोई नहीं तो अपनी जाति वाले कोई वोट दे दो, ये बोलते हैं लोग। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है कि इसका गरीबी हटाओ का विज़न है, एक स्ट्रॉन्ग विज़न है और रियलिस्टिक विज़न लगता है, तो लगेगा कि हाँ ये काम कर सकता है, तो लोग जातिवाद से ऊपर हट के वोट देते हैं। तो एक नैरेटिव चाहिए, अरिथमेटिक होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन होना चाहिए, कहाँ आपको फ़ायदा है कहाँ आपको नुकसान है। ये तो हर पार्टी के पास लगभग होता है। और मशीनरी होनी चाहिए, मशीनरी यानी इकोनॉमिक मशीनरी होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए पार्टी के पास, बूथ लेवल वर्कर्स होने चाहिए, बूथ सेंटर्स होने चाहिए आपके पास जो वर्क करे लोकल ग्राउंड लेवल पर। उसके बाद एक और था कि रीस्ट्रक्चरिंग द यूपीए, एक पॉइंट था कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, बिकॉज ममता बनर्जी रिसेंटली ट्वीटेड नॉट ही अनाउंस्ड दैट द यूपीए वाज डेड। यूपीए डेड हो चुका है, यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं हो रहा है कि यूपीए अब उतना प्रोग्रेसिव भी नहीं था और ना उतना इफेक्टिव था। सो टू हर कमेंट मेनी कांग्रेस लीडर्स रिट्रीटेड एंड मतलब उन्होंने बहुत विरोध किया, पर ये सच है, यूपीए लगभग डेड होने के कगार पर है। यूपीए कोई ऐसा अलायंस नहीं था जो फॉरएवर के लिए बने कि पार्टी जीती। यूपीए तब बना था 2004 में जब कांग्रेस को सीधी मेजोरिटी नहीं मिली थी जनरल इलेक्शन में, किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी, तो कांग्रेस ने और बहुत सारी पार्टीज के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया था, इसका नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो वो एक इलेक्शन में रूल करने के लिए आज से एक अलायंस था। यूपीए 2 भी वैसा ही था, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने यूपीए को कंटिन्यू किया अपने एक रिप्रेजेंटेटिव, अपने एक सिंबल के रूप में, जैसे बीजेपी के पास एनडीए है, यूपीए। तो अब लेकिन उन्होंने बोला, प्रशांत किशोर सेड दैट द डायनामिक्स ऑफ द यूपीए हैज बीन चेंज्ड व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू 2004 बिकॉज many parties which were the part of UPA then in 2004 are now parted ways। मतलब बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी जो उस समय यूपीए में थी, अब नहीं है, और कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो उस समय यूपीए में नहीं थी लेकिन अब है। तो यूपीए का डायनामिक्स चेंज है, उनका स्ट्रक्चर चेंज है, तो उनका फंक्शनिंग भी चेंज होना चाहिए। सो उनको पहले रीस्ट्रक्चरिंग करना होगा, फिर रिवैम्प करना होगा, फिर अच्छा से फंक्शन करवाना होगा, तब जाके यूपीए बच सकती है। अच्छा, when he asked that the any possible alternative for the Congress, so he said that the any possible alternative for the Congress is not possible realistically, because क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए 19% वोट शेयर होना एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, ह्यूज एडवांटेज फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट फॉर द कांग्रेस इट इज ए ह्यूज डिसएडवांटेज बिकॉज फॉर द पार्टी दैट हैज सच लेगेसी, सच मतलब ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सो वी शुड हैव एक्सपेक्टेड हिम देम टू मतलब 40% उनसे एक्सपेक्टेड है वोट शेयर, लेकिन वो 19% पर है, तो वो उनके लिए एक ह्यूज डिसएडवांटेज है, पर किसी और पार्टी के लिए ह्यूज एडवांटेज है। तो अभी भी कांग्रेस 19% पर है। सो बीजेपी को काउंटर करने के लिए जो किसी भी अगर लोगों के ओपिनियन में, तो कांग्रेस सबसे पहले नाम आता है किसी के ऊपर कि बीजेपी के अलावा किसको चुनते हैं आप, तो कांग्रेस ही नाम आता है, क्योंकि द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ह्यूज ऑन आवर लाइव्स। People see them as the safeguarders, as the guards of the constitution, because they provided us the constitution of India. People see them, but they have the belief on Congress that they will not do any anti-national things or any other things. But they need to capitalize on that. Indian National Congress पे capitalize नहीं करिए. Their leadership, their functioning, Congress, the functioning of the Congress needs to be changed, needs to be revamped, changed. For instance, a party with such a legacy, such history, and such old party is now functioning with an interim president, मतलब एक अंतरिम अध्यक्ष पे वो चल रही है वो पार्टी, उसका एक फुल टाइम प्रेसिडेंट लोग नहीं चुन पा रहे हैं। क्यों? विवादों के कारण। किसी एक को बना तो दूसरा पार्टी छोड़ के चल जाएगा। जैसे क्या हुआ पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में, अंत में कांग्रेस लीडरशिप ने नवजोत सिंह सिद्धू को चुना अमरिंदर सिंह के ऊपर, अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और वो बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। तो ये है इसका प्रॉब्लम। तो कांग्रेस को अपनी लीडरशिप को बढ़ाना, लीडरशिप को रिवैम्प करना होगा, लोकल लीडर्स को एम्पावर करना होगा। तो फिर से उन्होंने जब जोर देकर पूछा कि कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, तो बोल रहा है कि अल्टरनेटिव तभी होगा, प्रशांत किशोर ने बोला, जब व्हेन अ पार्टी शुड हैव द बेस, शुड हैव सपोर्ट बेस इक्विवेलेंट टू कांग्रेस, तभी वो बीजेपी को काउंटर कर सकती है।
तो ऐसी कितनी पार्टीज, तो वो तो सिर्फ एक पार्टी नहीं कर सकती है, वो तो बहुत सारी पार्टीज को मिलकर करना होगा। तो ही सेड दैट दी मेनी अदर पार्टी merely coalition of several parties is not the solution for countering BJP। कम बीजेपी के लिए सिर्फ कोलिशन की जरूरत नहीं, एक यूनिफाइड फेस होना चाहिए उस कोलिशन का भी, तब जाके कुछ होगा। एक ये चारों लेवर्स टाइट करने होंगे तब जाके काम होगा। फिर ही सेड दैट कि फिर भी अगर बात करते हैं तो कुछ पार्टी ऐसी है जिनकी आइडियोलॉजी सेम है, क्योंकि वो कांग्रेस से ही निकले हैं डिफेक्ट होके। तो अगर वो पार्टीज अगर आपस में मिल जाए आके बिकॉज दे हैव द सेम ग्रास रूट आइडियोलॉजी, क्योंकि आप कांग्रेस से ही निकले तो आप कितने भी आइडियोलॉजी कांग्रेस से चेंज कर, लेकिन आप कांग्रेस के आइडियोलॉजी की पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते। तो अगर ये तीनों मिल जाए, ये कुछ पार्टी, तो एक पॉसिबल अल्टरनेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बन सकता है। कौन कौन तीन पार्टीज के उन्होंने नाम लिए? टीएमसी तृणमूल कांग्रेस विच इज द रूलिंग पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल, एनसीपी विच इज द रूलिंग पार्टी अलोंगसाइड शिवसेना एंड कांग्रेस आईएनसी एनसीपी, और प्लस वाईएसआर कांग्रेस जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है आंध्र प्रदेश में। तो ये पार्टीज अगर मिल जाए, क्योंकि ये भी कांग्रेस से डिफेक्टेड है, मतलब कांग्रेस से अलग होके ये पार्टी बनी है। एनसीपी भी वही बनी है, शरद पवार की पार्टी, और टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी। तो ये पार्टीज पॉसिबल अल्टरनेटिव है कांग्रेस की, उन्होंने बोला। then he asked that the recent elections of जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब में, गोवा में, यूपी में होंगे, क्या उसका बियरिंग होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर? he said no, that he thinks that there will be the no bearing on these elections, मतलब 2024 के इलेक्शन पर इन इलेक्शंस के कोई बेयरिंग नहीं होंगे। he stated an example, then he was asked a straight question that the Goa, Punjab was not the major states, but the UP, which constitutes मतलब highest लोकसभा सीट्स है यूपी में 80। सो क्या 2022 यूपी इलेक्शंस एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है 2024 लोकसभा इलेक्शंस के लिए? He said no, there is no connection. He said no connection because he said that if there अगर कोई कनेक्शन होता तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 2012 के यूपी इलेक्शंस में बीजेपी हार गई थी। यूपी के इलेक्शंस में सपा जीती थी वहाँ पे, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, मतलब दे हैव वन विथ अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, बहुत अच्छी विक्ट्री थी वहाँ पे समाजवादी पार्टी की 2012 यूपी इलेक्शंस में। लेकिन फिर 2014 में क्या हुआ? बीजेपी ने यूपी भी जीता और बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री से लोकसभा इलेक्शंस जीता। तो 2 साल का ये अंतर था ना, 2012 से 14। फिर भी वहां पर बीजेपी ने 2012 में खराब प्रदर्शन के बावजूद 2014 में लोकसभा इलेक्शन जीता। तो 2012 में अगर बीजेपी का खराब प्रदर्शन भी होता है यूपी में, तो 2024 को उसका प्रेडिक्शन नहीं मान सकते हैं, या फिर अगर अच्छा प्रदर्शन भी होता है तो भी उसको 2024 का प्रेडिक्शन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ही सेड दैट देयर आर मेनी जनरल इलेक्शंस बिटवीन 2022 यूपी इलेक्शंस एंड 2024 लोकसभा इलेक्शंस। 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलेक्शंस होंगे वहाँ पे। उसके बाद बीच में गुजरात के इलेक्शंस भी आएंगे। तो देयर आर मेनी इलेक्शंस, मेनी मेजर पार्टीज, मेजर स्टेट्स के इलेक्शन है, तो उनकी भी अब रिजल्ट्स देखेंगे। लेकिन 2022 का कोई उतना मेजर बियरिंग नहीं होने वाला है। ही स्टेटेड दैट इज द प्रशांत किशोर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इतनी बातें उन्होंने बताई, और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि अपने उन्होंने टीएमसी के बारे में बताया कि क्या टीएमसी की जो ममता बनर्जी कांग्रेस पे अटैक कर रही है, शी इज अटैकिंग द कांग्रेस, सो विल सी वांट्स टू टेक द प्लेस ऑफ कांग्रेस। सो सेड दैट कि अब वो ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहती है, ही डजंट नो, प्रशांत किशोर डजंट नो, बट ही सेड दैट द एक्सपेंशन ऑफ टीएमसी इज ओवर हाइप्ड, बिकॉज टीएमसी कहाँ चुनाव लड़ रही है? गोवा में, मिजोरम में, वेस्ट बंगाल से बाहर निकल गए। तो ये जो अगर स्टेट्स को हम कंपेयर करें लोकसभा के हिसाब से, तो लोकसभा के हिसाब से वो 4+5 सीट ही आती है, मतलब 543 सीट में से 4-5 सीट। तो इसको एक एक्सपेंशन नहीं मान सकते हम। हाँ, अलग अलग स्टेट में जा रही है, ये एक अच्छी साइन है। और टीएमसी की एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि छोटे छोटे स्टेट से शुरू कर रही है अपना एक्सपेंशन, ताकि बड़े स्टेट एक अचानक ही बड़े स्टेट में ना जाए। लेकिन टीएमसी को ये समझना होगा, तृणमूल कांग्रेस को भी, कि अभी उनका एक्सपेंशन ओवर हाइप्ड हो रहा है और ये उनको फायदा नहीं होगा। ही सेड देन ही आस्क्ड दैट द ममता बनर्जी को जो नेफ्यू है अभिषेक बनर्जी, उनके क्या रोल है टीएमसी में? तो ही सेड दैट द
अभिषेक बनर्जी वैसे लोकल लीडर वहाँ के एक लोकल लीडर के रूप में ममता बनर्जी को ग्रूम कर रही हैं और इज ए प्रोमिनेंट फेस, मतलब वेस्ट बंगाल में है और जल्दी मतलब अभिषेक बनर्जी भी वेस्ट बंगाल के जो राजनीति है वहाँ पर फोकस में होंगे। ही सेड दैट। कंक्लूडिंग पार्ट में जब उनको पूछा गया कि बीजेपी के मतलब क्या मजबूती है, सो ही सेड दैट द बीजेपी स्ट्रेंथ्स वाज one is their first strength is the Hindutva, which was their core agenda. But in their army they have added now hyper nationalism. What is hyper nationalism? So if you criticize BJP on their policies, BJP government on their policies, they will call that you are anti-Indian. मतलब आपको राष्ट्र विरोधी बताएंगे वो, ये हाइपर नेशनलिज्म है, राष्ट्र विरोधी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, और he said that was the reason the BJP's hyper nationalism was the reason that the people does not protest on demonetization or on inflation properly, because क्योंकि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि अगर उनको इन्फ्लेशन में पूछा जाए महंगाई में, तो वो बोलते हैं कि वो 50% महंगाई भी अगर बढ़ जाए तो भी पे करने को तैयार है, क्योंकि दैट इज गोइंग फॉर द नेशन, इंडिया को जा रहा है वो पैसा और इंडिया उससे वेलफेयर करेगी। डिमोनेटाइजेशन में लोग को पूछा गया कि नोट बदलवाने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगी, इंडिया का भला होगा। तो दैट वाज द रीजन ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, बीजेपी इज हाइपर नेशनलिज्म, सो दैट इज अ पोटेंट एडिशन इन देयर आर्मरी। एंड सिर्फ हाइपर नेशनलिज्म का नहीं है, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वेलफेयर स्कीम जैसे कि उज्ज्वला योजना, हर घर नल का जल योजना, टैप वाटर इन एवरी हाउस, उज्ज्वला योजना हो गया, टॉयलेट हर घर टॉयलेट बनवाने की योजना हो गई उसके पास, तो उस योजना से भी लोग को फायदा हुआ है गांव में, शहरों में। तो वेलफेयर भी करते हैं वो विथ हाइपर नेशनलिज्म अलॉन्ग विथ हिंदुत्व इज देयर एजेंडा, दिस थ्री। हाउ कैन द ऑपोजिशन काउंटर दिस थ्री एजेंडाज ऑफ बीजेपी? सो ऑन हाइपर नेशनलिज्म दे हैव टू क्रिएट देयर ओन प्रोपोजिशन, ओन एजेंडा टू मतलब लोग को बताने के लिए कि बीजेपी का हाइपर नेशनलिज्म क्या है, कैसे उसको काउंट, बीजेपी का हाइपर नेशनलिज्म कैसा है और झूठ बोल रही है बीजेपी, ऐसा बता सकते हैं लोग। फिर वेलफेयरिज्म पे उन्होंने अपना स्कीम लानी चाहिए कि हमारी ये स्कीम्स, हमारी वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी से अच्छी होंगी, ये बताना चाहिए। हिंदुत्व पर भी बताना चाहिए उनको कि हिंदुत्व असली में क्या था, बीजेपी ने क्या किया, ये वो, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने प्रशांत किशोर ने की। तो ये सब बातें जितनी मैंने बताई, इट्स नॉट द माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इसमें मैंने अपनी भी बातें इसमें ऐड की हैं, लेकिन ये मेजोरिटी ऑफ बात है, 90-95% बात आई हैव नॉट सेड दैट, let me make it clear. Prashant Kishore has told that, so I am only analyzing his answers, what he is trying to say. तो इसके बाद उन्होंने कंक्लूडिंग पार्ट ही सेड दैट, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत सारी पार्टी इलेक्शन जीतती हैं, ही सेड दैट नो, आवर कंट्रीब्यूशन इज वेरी मेयर वन, बहुत कम है, क्योंकि कोई भी कितना भी स्मार्ट हो पर किसी भी पार्टी को इलेक्शन नहीं जितवा सकता है, और दैट इज ट्रू ऑल्सो। अ पार्टी और लीडर वन द इलेक्शन, एक पार्टी, एक अकेले मोदी भी बीजेपी को हमेशा नहीं जितवा सकता है, कभी कभी हो सकता है ऐसा, एक पूरी पार्टी को मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ता है, एक पूरी पार्टी जीतती है, जब जीत होती है तो कोई एक नहीं जीतता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि मोदी जी इलेक्शन जीत गए, हाँ ये भी बोलते हैं, पर लोग, आप यही सुनिए होंगे कि लोग बोलते हैं कि बीजेपी इलेक्शन जीत गई, ये नहीं बोलते हैं राहुल गांधी इलेक्शन जीत गए, बोलता है लोग कि कांग्रेस इलेक्शन जीती है। तो ये एक उन्होंने कंक्लूडिंग पार्ट पे अपने वीडियोस में ही स्टेटेड दैट। सो इन द इंटरव्यू ही मेजरली हेल्ड that many other political parties need to understand these four levers. They have to get a unified face, a narrative, a strong narrative, a strong arithmetical calculation, and a strong machinery to counter BJP. And if they will do that, they will counter BJP. And for the Congress, he said that without Congress, because the 60% of the people have a left of center ideology and are with the Congress, but the Congress is not capitalizing on that. That is the problem, because BJP एक right of center party है और Congress still left of center party है। तो और 60% लोग अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपये से भी कम कमाते हैं, तो दे आर ऑन द लेफ्ट ऑफ सेंटर आइडियोलॉजी। पर जो कांग्रेस का वोट शेयर ये इंडिकेट करता है कि कांग्रेस इज नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन दैट, दे आर नॉट वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल प्रॉपरली, देयर लीडर्स आर नॉट इंगेजिंग विद ग्राउंड लेवल्स, they are on centralized systems. These has to be मतलब जल्दी जल्दी खत्म करके उनको नया सिस्टम लाना पड़ेगा, और सबसे पहला उनको काम करना है कि अपना प्रेसिडेंट वो इलेक्ट करें ऑन पोस्ट।
सो ये प्रशांत किशोर के इंटरव्यू के बारे में था। इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, पर अभी उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना इम्पोर्टेंट बात थी मैंने बता चुके हैं आपको जो। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, उसमें हम देखेंगे क्या करना है। और इंटरनेशनल रिलेशन का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं उसको। और इसी के साथ ये वीडियो में भी ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।